इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे जो कि कंट्रोल सिस्टम में काम में आने वाले हैं। कंट्रोल सिस्टम के रिस्पॉन्स का या उसके आउटपुट का जब आप एनालिसिस करते हैं, उसके परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस को जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको कुछ इनपुट देना होता है। तो वो इनपुट कौन कौन से हम लेते हैं कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में, जिनकी मदद से हम उसका एनालिसिस कर सकें, उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास 4 स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स होते हैं: स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट और इम्पल्स इनपुट। हमारे तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों इनपुट का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आगे आने वाली वीडियोज़ में भी काम में आने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टेप इनपुट की अगर बात करें तो इसके नाम से ही क्लियर है कि एक स्टेप में ये चेंज होगा, मतलब सडन चेंज लेगा। तो स्टेप इनपुट जो है वो सडनली चेंज होता है। अगर मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँ तो टाइम ज़ीरो पर ये अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, और टाइम ज़ीरो से पहले, मतलब टाइम की वैल्यू जब लेस देन ज़ीरो थी, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है, स्टेप इनपुट की वैल्यू ज़ीरो है। और जैसे ही टाइम ज़ीरो हुआ, इसकी वैल्यू शूट कर गई एक वैल्यू पर, और टाइम ज़ीरो से आगे, मतलब टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पर भी वो वैल्यू उसी पर बनी रही। और इस वैल्यू को जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्टेप मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्टेप मैग्नीट्यूड है। तो हम इसको देख सकते हैं ना कि एक स्टेप में ये चेंज हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं, तो आपके किचन में जो गैस रखी है, उस गैस को जब आप रेगुलेटर को घुमा करके एक पोजीशन पर रखें और उसके बाद जब आप उसको लाइटर से ऑन करें, तो उसको हम स्टेप इनपुट बोलेंगे, जब तक कि आप रेगुलेटर को चेंज नहीं कर दें। तो स्टेप इनपुट एक ही बार में चेंज होता है और उसके बाद कॉन्स्टेंट बना रहता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए होता है। अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो वो होता है सर ए यू टी। जब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन बोल सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू बनी रहेगी ए जब आपका टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, और इसकी वैल्यू रहेगी जीरो जब आपका टाइम लेस देन जीरो है। अगर हम ए को 1 बोल दें या इसकी वैल्यू 1 कर दें, इसका जो स्टेप मैग्नीट्यूड है उसको 1 कर दें, तो ये सर हो जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन। तो उसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करूं तो मुझे इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो इसका जब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो उसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर ये बन जाएगा सर ए बाई एस। और अगर मैं इसका यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो यहाँ पर इसकी ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 बाई एस कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास स्टेप फंक्शन हो गया। उसी तरीके से अगर हम रैंप इनपुट की बात करें तो ये एक लीनियर चेंज होने वाला इनपुट है, जो टाइम के साथ लीनियरली चेंज होता है। जैसा कि स्टेप इनपुट टाइम के साथ कॉन्स्टेंट बना था, यहाँ पर जो रैंप इनपुट है वो टाइम के साथ लगातार चेंज होगा लीनियरली। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा सर ए टी। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ सर कि जो आर टी है वो ए टी रहेगा टाइम ग्रेटर देन जीरो पर, और जीरो रहेगा टाइम लेस देन जीरो पर। ये भी लेस देन जीरो पर जीरो ही रहता है। अब ए जो है ये स्लोप है, और इसकी वैल्यू जब आप 1 कर देंगे तो ये यूनिट रैंप फंक्शन कहलाएगा। और जब ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम इसकी बात करेंगे तो सर जो आर एस है वो हो जाएगा ए बाई एस स्क्वायर। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो ए बाई एस स्क्वायर कहलाएगा। और जब यूनिट रैंप फंक्शन की हम बात करेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं 1 बाई एस स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब मैं पैराबोलिक इनपुट की बात करता हूँ। तो सर जो पैराबोलिक इनपुट है ये कुछ इस तरीके से टाइम के साथ चेंज होता है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है ए टी स्क्वायर बाई टू। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूँ कि सर जो आर टी है वो होगा ए टी स्क्वायर बाई टू जब टाइम ग्रेटर देन जीरो है, और जब टाइम लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू रहेगी जीरो। अब ए जो है ये एक रियल कांस्टेंट है। जब आप इस ए की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये सर इस ए की वैल्यू को जब आप 1 कर देंगे तो टी स्क्वायर बाई टू बन जाएगा। तो ये यूनिट पैराबोलिक इनपुट कहलाएगा। और जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम इसकी बात करेंगे, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा सर ए बाई एस क्यूब। और अगर मैं यूनिट पैराबोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो मैं उसको कह सकता हूँ सर 1 बाई एस क्यूब। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं सर इम्पल्स इनपुट की। इम्पल्स इनपुट जो है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टी जीरो पर ही डिफाइन होती है। टी जीरो नहीं होने पर, मतलब टी लेस देन जीरो या टी ग्रेटर देन जीरो पर इम्पल्स इनपुट की वैल्यू हमेशा ही जीरो होती है। लेकिन टी जीरो पर इसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट रहती है सर। और इम्पल्स इनपुट को हम डेल टी से डिनोट करते हैं। तो डेल टी की वैल्यू रहेगी इनफाइनाइट जब आपका टाइम है जीरो, और इसकी वैल्यू रहेगी जीरो जब आपका टाइम नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और जब हम इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है डेल टी का वो आता है सर 1। क्योंकि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला में टी जीरो रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पर ये चारों
तो इन चारों इनपुट का ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। तो अब मैं आपको इन सभी के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके लिए नोट्स भी बना रखे हैं। ये नोट्स का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है और उसके अंदर जो सेव्ड मैसेजेस होते हैं वहाँ जाकर आपको electrical_पाठशाला टाइप करके सेंड कर देना है और उस यूज़र नेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्टली चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ से आप ये सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स की। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेप इनपुट, इसको हम सडन चेंज इनपुट भी बोलते हैं। तो स्टेप इनपुट जो है वो हमारे पास है RT बराबर AUT, और RT जो है उसकी वैल्यू A रहेगी जब टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और उसकी वैल्यू 0 रहेगी जब टाइम लेस देन 0 है। तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 पर तो 0 रहेगी और टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू A रहेगी। जब A की वैल्यू 1 करेंगे तो हम उसको यूनिट स्टेप फंक्शन बोलेंगे, और यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी एट टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 रहेगी टाइम लेस देन 0 पर। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करेंगे तो हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म A/S आ जाएगा और RS जो है वो 1/S बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, स्टेप इनपुट आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर रैंप इनपुट की। तो रैंप इनपुट जो है इसको हम वेलोसिटी टाइप इनपुट भी बोलते हैं, और ये लीनियर चेंज होता है टाइम के साथ। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है सर AT। तो AT बना रहेगा जब टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 0 रहेगा जब टाइम लेस देन 0 है। तो A जो है यहाँ पर ये इस फंक्शन की स्लोप है, और जब स्लोप को हम 1 करेंगे तो वो यूनिट रैम्प फंक्शन कहलाएगा। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम बात करेंगे तो RS इक्वल्स टू A/S² बन जाएगा। इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो A/S² हो जाएगा, और यूनिट रैम्प की जब हम बात करेंगे तो 1/S² बन जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू वहाँ पर 1 हो चुकी है। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में नहीं पता है तो आप उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो उसके बारे में अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको रैंप इनपुट बिल्कुल क्लियर है। ये लीनियरली टाइम के साथ चेंज होता है, ये वाला इनपुट, मतलब किसी इनपुट को जब हम लीनियरली चेंज कर रहे हैं, लगातार टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम रैंप इनपुट कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम पैराबोलिक इनपुट की बात करें तो ये एक्सेलरेशन टाइप इनपुट है, मतलब ये लगातार एक्सेलरेट करेगा, ये टाइम के साथ लीनियर चेंज नहीं होगा जबकि एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि लगातार टाइम के साथ एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसको हम AT² के साथ डिनोट करेंगे जब टाइम ग्रेटर देन 0 होगा, और टाइम जब लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी सर। और A जो है इसका रियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जब हम 1 करेंगे तो ये यूनिट पैराबोलिक फंक्शन कहलाएगा, और जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेंगे तो ये A/S³ बन जाएगा। तो ये A/S³ की फॉर्म में बन जाए, इसी वजह से हमने ये हाफ ऐड किया है, 1/2 हमने इसलिए यहाँ पर ऐड करा है ताकि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो A/S³ की फॉर्म में आ सके। जब यूनिट पैराबोलिक का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो उसको 1/S³ लिख सकते हैं। तो ये सारे इनपुट हम काम में लेने वाले हैं। जब हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखेंगे तो हम इन तीनों इनपुट की हेल्प से ही स्टेडी स्टेट एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम में आने वाली है। 3 अलग अलग टाइप के इनपुट हो गए ना, एक कांस्टेंट इनपुट हो गया, एक लीनियर इनपुट हो गया, एक नॉन लीनियर चेंज होने वाला इनपुट हो गया। तो ये तीनों इनपुट हमारे पास काम आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं चौथे इनपुट की, जो हमारे पास स्टेबिलिटी एनालिसिस में काम आएगा। जब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो हम इम्पल्स इनपुट का यूज़ लेते हैं। इम्पल्स इनपुट जो है एक सडन शॉक इनपुट होता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ टाइम 0 पर, जैसे कि मान लीजिए टाइम 0 पर मैंने ये सडन शॉक दिया, तो ये जो कॉलिजन हुआ ये टाइम 0 पर हुआ और मैंने वापस से हटा लिया। तो ये सडन शॉक इनपुट जो होता है वो इम्पल्स इनपुट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ टाइम 0 पर ही होता है। टाइम जब अभी टाइम लेस देन 0 है तो भी कुछ नहीं हुआ, टाइम ग्रेटर देन 0 है तो भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टाइम 0 पर वो कॉलिजन होगा। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो टाइम 0 पर तो इनफाइनाइट होती है, टाइम ग्रेटर देन 0 या टाइम लेस देन 0 उस पर इसकी वैल्यू 0 बनी रहती है। इम्पल्स इनपुट को हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी जब टाइम 0 रहेगा, और जब टाइम नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अब हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो जब किसी सिस्टम को हम सडन शॉक देते हैं और उस सडन शॉक के बाद अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वो सिस्टम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम स्टेबल है। और स्टेबिलिटी जो है वो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया के अंडर ही डिफाइन होती है, मतलब इनपुट भी बाउंडेड होना चाहिए और आउटपुट भी बाउंडेड होना चाहिए। इसीलिए जब हम इम्पल्स इनपुट की बात करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है उसको हम कंट्रोल सिस्टम में कंसीडर नहीं करते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब हम 1 कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, अगर मैं इम्पल्स इनपुट को एक शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स मान लूँ, इस इम्पल्स को जो टाइम 0 पर आ रहा है, अगर मैं इसको एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स मान लूँ तो मैं उसको कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो -ε/2 से ε/2 तक ये पल्स की विड्थ हो गई, मतलब ड्यूरेशन हो गई, और 1/ε इस पल्स का एम्पलीट्यूड हो गया। तो अगर मैं इसको इम्पल्स बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इस पल्स को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या करना होगा सर, एप्सिलॉन को टेंड्स टू 0 बनाना पड़ेगा। इस एप्सिलॉन को जब मैं टेंड्स टू 0 करूंगा, जब इसकी लिमिट टेंड्स टू 0 करूंगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो
कम होते होते जीरो की तरफ आएगी। देखिए आप यहाँ पर अगर आप जीरो रखेंगे तो जीरो बन जाएगी ना, तो ये दोनों तो जीरो की तरफ आ रही है, मतलब इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम होते होते जीरो की तरफ आ रही है। और जब आप 1/ε में एप्सिलॉन को जीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही हम इसको श्रिंक करके जीरो पर लेके आते हैं तो ये हमारा इम्पल्स बन जाता है, और ये इसका एम्पलीट्यूड तो इन्फिनिटी हो जाता है लेकिन ड्यूरेशन जीरो बन जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की। तो आप कंट्रोल सिस्टम में लेते हैं एरिया ऑफ इम्पल्स, तो एरिया ऑफ इम्पल्स हमेशा ही यूनिटी होता है। अगर आप इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे इस पल्स का, तो वो निकलेगा सर एप्सिलॉन इंटू 1/ε इज इक्वल्स टू 1। ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ इम्पल्स अगर मैं बात करूँ तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में हम इसको काम में लेते हैं। जब भी आप इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास लेंगे तो वो हमेशा ही 1 आएगा, क्योंकि ये टाइम जीरो पर है, तो टाइम जीरो जब आप रखेंगे तो वहाँ पर 1 आएगा। तो लाप्लास ऑफ इम्पल्स इनपुट इज ऑलवेज 1। तो ये 4 इनपुट के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम इम्पल्स इनपुट किसी सिस्टम को देते हैं तो उसका रेस्पॉन्स कैसा आता है, और जब हम स्टेप इनपुट देते हैं तो रेस्पॉन्स कैसा आता है, और उन रेस्पॉन्स को आपस में किस तरीके से कोरिलेट किया जा सकता है, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है।